हेलो, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फील्ड्स और पोटेंशियल्स के बारे में। फील्ड्स फिज़िक्स में बहुत तरह के फील्ड्स हम डिस्कस करते हैं। स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, थर्मल फील्ड, प्रेशर फील्ड। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो फील्ड हैं उन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस से एसोसिएटेड जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। और उनसे रिलेटेड पोटेंशियल, तो ऑफ कोर्स हम ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे। मैग्नेटिक पोटेंशियल हमारे सिलेबस में नहीं है। दोनों टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। मैं सिंपली एक नॉर्मल वे में अगर आपको बता दूं तो फील्ड जैसे एक रीजन जिसमें वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है। मैं सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें समझा रहा हूँ। जैसा मैंने बताया, थर्मल फील्ड भी हो सकता है, प्रेशर फील्ड भी हो सकता है। तो वहाँ जो मैं अभी नॉन कॉन्टैक्ट के टर्म्स में बोल रहा हूँ वो शायद वो रिलेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो अभी मैं बात कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। उनके और उनमें भी पोटेंशियल में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन के बारे में बात करूँगा। तो ऑलराइट, सो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। जैसे अगर एक बार मैग्नेट है, उसका एक नॉर्थ है, साउथ है, तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से एमिट होती हैं और साउथ पोल को टर्मिनेट करती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ के ले जाती हैं, तो क्लोज लूप बनाती हैं। इस टाइप से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी होती है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअल में क्या है कि एक कंपस नीडल जो हम वहाँ पे रखेंगे तो उसका जो नॉर्थ है, कंपस नीडल का नॉर्थ, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मान लेते हैं। तो ऐसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए वो फील्ड लाइन ऐसे चलती है, यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगता है। ऑल दो थिंग्स वी नो, उस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा, लेकिन दिस इज़ द जनरल आइडिया ऑफ फील्ड। ये एक रीजन है जिसमें ये मैग्नेटिक इफेक्ट चल रहा है। करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, और जिस पैटर्न में काम कर रहा है वो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी फील्ड लाइंस हो जाती हैं। ऐसे ही चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड निकलता है, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड जाता है। यहाँ फील्ड लाइंस का मतलब है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसे यहाँ रखेंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एंड इन द सेम वे अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो अगर ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स है तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा सोर्स की डायरेक्शन में अलाइन होता है। अल्टीमेटली यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट मास रखें तो वो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरीके से जो एक इमेजिनरी रीजन है जिसमें वो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का इफेक्ट ट्रांसमिट होता है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्सपीरियंस किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं फील्ड। और उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसका एनालिसिस करने के लिए हमें जो पैरामीटर चाहिए होता है उन्हें हम कहते हैं पोटेंशियल। ओके, तो पहले थोड़ा सा फील्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो ओरिजिन है वो मास से होता है। मास ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस करता है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टैटिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड को मूविंग चार्ज, ये इन फील्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे मास अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा जाएगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा
और एक स्टैटिक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनफैक्ट मूविंग चार्ज भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये ज़्यादा अच्छे ढंग से हम स्टडी कर सकते हैं अगर स्टैटिक हो। वैसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक मूविंग चार्ज मूव करेगा तो और एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं। फिर बात आती है इनके फार्मूला की। तो इनसे रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो क्या हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। तो लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हम कहें तो हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी m/r²। ये मैंने दोनों ऑब्जेक्ट पॉइंट मास बना दिए। पॉइंट मास इसलिए बना है क्योंकि हम उनकी जो डिस्टेंस लेते हैं उनके सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, तो पॉइंट मास मैंने बना दिया। इसका मतलब उनके सेंटर्स के बीच की ये डिस्टेंस है, उनके सेंटर ऑफ मास में हमने उन्हें रिड्यूस कर दिया। तो आप ये भी मान सकते हैं कि ये मैंने सेंटर ऑफ मास से उनकी डिस्टेंस ले रखी है r। और हम ये भी कह सकते हैं ये 2 पॉइंट मासेस हैं। ओके, तो अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है F/। अगर मुझे इसकी फाइंड करनी है तो अपॉन में ये वाला m आ जाएगा, इसकी फाइंड करनी है तो अपॉन में ये वाला m आ जाएगा। तो अभी ये मान के चलिए ये मेरा सोर्स है, m है, तो मैं ये वाला जो दूसरा वाला है जिस पे फोर्स लग रहा है उसे रखूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा ये कितनी इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड अपने अराउंड बना रहा है। इन द सेम वे हमें कूलम्स लॉ पता है 1/4πε0, तो उसे मैं k लिख रहा हूँ और q डैश अपॉन या q नॉट कर देते हैं अपॉन r²। यहाँ पे एग्जैक्टली कोई सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ चार्ज जैसी बात नहीं होती, यहाँ पे पॉइंट चार्ज ही हमें लेने पड़ते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज है और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो मुझे F/Q0 इसकी वजह से जो फील्ड है वो निकालना है, तो F/Q0 मैं यहाँ पे बना दूंगा। वेल, मूविंग चार्ज के लिए मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। हाँ, ये बता सकता हूँ कि मूविंग चार्ज के नाम पे हम करंट को कंसीडर करते हैं, तो बाकी हम ज़्यादा डिटेल में अभी इसमें जाएंगे नहीं। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बना, अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो फॉर पॉइंट मास ये हमारा Gm/r² हो जाता है, और यहाँ फॉर पॉइंट चार्ज इसमें रख देंगे तो kq/r² हो जाता है। रिमेंबर, ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट जिसकी कोई डायमेंशनल एनालिसिस वाला नहीं कर रहा हूँ, जिसकी कोई लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं होती, जस्ट इट्स अ डॉट, 0 डायमेंशन। ओके, मूविंग चार्ज के लिए हमें ये सब कुछ नहीं करना है, हमें बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है। तो ये करंट जा रही है, इसमें हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट dl ले लेंगे, और यहाँ पे मुझे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बिकॉज ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ये सब आप एक बार फिर से देख लो, बेसिक्स सही कर दो अपने, और इस पे मैं अभी बात नहीं करूँगा। एट थीटा एंगल, देन हियर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, ये पॉइंट चार्ज के लिए, ये पॉइंट मास के लिए, ये एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए है। तो dB इज इक्वल टू μ0/4π, लेकिन मैं उसे शॉर्टकट में स्मॉल c लिख रहा हूँ, आइडियल साइन थीटा बाई r²। सो ऑलमोस्ट सबका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो यहाँ मास सोर्स है, यहाँ चार्ज सोर्स है, और यहाँ ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट एक सोर्स की तरह काम करता है। तो वेल, क्विकली हम ये जो पॉइंट मास के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसे जरा एक किसी स्पेशल केस के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो मेरे बहुत इंटरेस्ट का एक
टॉपिक इसमें आता है वो है एक रॉड के लिए या एक लीनियर मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना। और एक बार हम वो निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन द सेम वे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों आपको बिल्कुल सिमिलर चीज़ें लगेंगी। तो जो यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये फॉर्मूला, तो हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हम कर रहे थे, बाद में उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिमिट्रिकल linear mass of finite length इनफैक्ट इनफाइनाइट लेंथ के लिए ये इजी हो जाता है, बट फाइनाइट लेंथ के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और डिफ़िकल्ट भी क्या, थोड़ा सा मैथमेटिकल इसका फॉर्म हो जाता है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैं सिमेट्रिकल ले रहा हूँ, अगर सिमेट्रिकल नहीं लेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं बताऊँगा, डेरिवेशन के बीच में ही बताऊँगा। लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी पहले ही राउंड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं एक रॉड ले रहा हूँ। वंस अगेन रॉड मुझे बनानी पड़ी काफ़ी थिक, लेकिन ये सिंपली एक लीनियर मास है और इसकी जो विड्थ है इसे आप इग्नोर करोगे। तो ऑलराइट, यहाँ पे मुझे इससे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। इसका कुल मास m है, कुल लेंथ l है, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये एक लैम्डा जिसे हम लीनियर मास डेंसिटी कहेंगे, ये बन जाएगा लीनियर मास डेंसिटी। डेंसिटी सुन के हमें हमेशा मास ऑन वॉल्यूम आता है, लेकिन सरफेस डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी भी हो सकती है, मास अपॉन एरिया, लीनियर मास डेंसिटी भी हो सकती है। और जो हम नॉर्मली डेंसिटी पढ़ते थे उसे हम वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन लूँ, क्यों लूँ, ताकि ये पॉइंट मास की तरह काम करे। ये वाई एक्सिस में है तो स्मॉल इसकी लेंथ dy कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी एक वेरिएबल डिस्टेंस y कर देते हैं। तो इसका जो मास है वो dm है और इसकी लेंथ है dy। तो यहाँ से हम dm निकाल लेंगे जो आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा लैम्डा dy। ऑलराइट, तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा इस पॉइंट पे, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे एक्ट करेगा इधर के लिए। ऐसे ही रिमेंबर, ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट और होंगे इस पूरे पे। तो किसी का फील्ड ऐसे जाएगा, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, सबकी अलग अलग डायरेक्शन होगी। क्या हम सबको डायरेक्टली जोड़ सकते हैं? नो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक निकाल दिया हमने तो उसे अपनी जीत मत समझिएगा, अभी तो सबके निकालेंगे और फिर सबको जोड़ देना है। जोड़ना इज क्वाइट डिफिकल्ट। अब यहाँ मैंने dm/dy कर रखा है, तो यहीं से आइडिया लग गया होगा कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस, एंड दिस इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, लेकिन इतना भी नहीं होगा, उतना नहीं है जितना आपको लग रहा है। ओके, ये पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि इसी पे तो हमें फील्ड निकालना है। तो चाहे मैं कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट का निकालूँ, ये कहीं पे रहेगा, तो इसके यहाँ ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस है। ओके, लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस इज x। तो ठीक है, फिर हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसे। तो हमें पता है पॉइंट मास के लिए E इक्वल टू gm/r²। लेकिन यहाँ पे ये एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से है, तो इसे हम dE कर देते हैं सबस्क्रिप्ट g। मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को E से शो करता हूँ, बुक्स में कई बार I से शो होता है, कुछ जगह तो कैपिटल G से भी हो जाता है, डोंट नो फिर वो ऐसे वो इसका क्या करेंगे, बट जो भी है मैंने ये सिंबल यूज़ कर रखा है। सेकेंड थिंग, ये पॉइंट मास का m था और यहाँ पॉइंट मास का m dm है, तो इसे रिप्लेस कर देते हैं। इसे रिप्लेस करता हूँ मैं
डी एम से, ओ वाओ, डिलीट कर देते हैं डी एम। ऑलराइट, अब सीधा सीधा लग रहा होगा कि इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, डी एम की जगह इसे भी रख लेते हैं जी लैम्डा डी वाई बाई आर स्क्वायर। कुछ प्रॉब्लम्स में लैम्डा वेरिएबल हो सकता है, वहाँ आपको इसे इंटीग्रेशन के अंदर रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे, बट हम डायरेक्टली अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हमें इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में, एक हो जाएगा डी ई वाई, एक हो जाएगा डी ई एक्स। नाउ सी, यहाँ जितने भी कंपोनेंट आएंगे सबके एक्स कंपोनेंट इधर बनेंगे, वाई कंपोनेंट इधर बनेंगे, पर इधर जो कंपोनेंट होगा उनका एक्स तो इधर बनेगा लेकिन वाई नीचे बनेगा। एक्स कंपोनेंट तो इधर के लिए बनेगा लेकिन वाई कंपोनेंट इधर बनेगा। मैंने ये सिमेट्रिकल लीनियर मास लिया है, तो सिमेट्रिकल लीनियर मास में जितने कंपोनेंट ऊपर आएंगे उतने नीचे आएंगे, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट के आगे डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, आई मीन जो टोटल gravitational field intensity along y, which is integration of dy is 0। ये सारे कंपोनेंट्स अपने म्यूचुअल जो अपोजिट पेयर्स हैं, सिमेट्रिकली अपोजिट पेयर्स हैं, उनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कौन? सारे x कंपोनेंट बचेंगे, एक डायरेक्शन में एड अप होंगे और उनकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द रॉड होगी, उसके सेंटर की तरफ होगी। ये पॉइंट कहीं ऊपर या नीचे भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं। उसमें फिर प्रॉब्लम ये होगी, एक्स कंपोनेंट तभी भी इधर ही जाएगा, वाई कंपोनेंट में हमें देखना पड़ेगा कौन डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि कुछ के कंपोनेंट ऊपर बच जाएंगे, कुछ के नीचे रहेंगे, तो उन्हें सेपरेटली सॉल्व करके दो पार्ट में सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड कहीं पूछा नहीं जाता, तो फॉर अबाउट दिस आगे बढ़ते हैं। तो जी एक्स ये होता है डी ई एक्स विच इज डी ई कॉस थीटा। ओह वाओ, कॉस थीटा भी आ गया, वैल्यू पुट कर देते हैं। हम इसे कैसे हैंडल करने वाले हैं, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, जी लैम्डा डी वाई बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा आर एंड वाई तीनों के तीनों इसमें वेरिएबल हैं। तीन वेरिएबल हैंडल कर पाना इट्स टू डिफिकल्ट, बट इसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। आई मीन ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से रिड्यूस करते हैं। एक अच्छा तरीका ये है कि हम इन सारे टर्म्स में वो देखें कि कोई रिलेशन मिल जाए हमें इनमें। अच्छा, dy निकालने का क्या तरीका हो सकता है? तो एक तरीका ये है कि y और x को ले लो और हमें tan थीटा मिल जाए, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। सो y इक्वल टू x tan थीटा, और अगर इसे डिफरेंशिएट कर दो dy बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, रिमेंबर x लग रहा है, वो उसकी जगह मैं यहाँ पे कैपिटल R लिख लूँ। अच्छा, यहाँ ये R क्या है? ये है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने बोला था लेकिन लिखा नहीं। मैं इसे कैपिटल R लिख लूँ, कुछ बुक्स में इसे A लिख देते हैं, बट मैंने उसे X लिख दिया। अब जो भी हो, अल्टीमेटली इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे वो पॉइंट है जिस पे हमें फील्ड निकालना है। तो ये हो गया x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा एंड देन डी थीटा को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। असल में मैथ्स वाले कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, बट
ओके, मैथ्स हमें ये लिबर्टी देती है। इसके पीछे बहुत लॉन्ग रीजन है, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, बट अल्टीमेटली ये हो सकता है। ओके, तो इससे क्या हुआ, डी वाई हमें थीटा के टर्म्स में मिल गया, ये इजी हुआ, ये तो और डिफिकल्ट हो गया। तो एक चीज और करते हैं, आर को भी हटा देते हैं, आर का एक्स के साथ रिलेशन देखते हैं। तो आर बाई एक्स इज सेक थीटा, एक्स बाई आर इज कोस थीटा, तो आर इक्वल टू एक्स सेक थीटा। तो बस हो गया, आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, आसान हो गया। जी लैम्डा बाहर आ जाएगा, डी वाई की जगह आ जाएगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर आ जाएगा कॉस थीटा ये भी, फिर आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो जाएगा। एक्स कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, काम बन गया। जी लैम्डा बाई एक्स बचेगा, सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस थीटा बचा और डी थीटा बचा। नाउ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो जितना एंगल इधर बन रहा होगा उतना इधर सिमेट्रिकली रखा है, इसलिए बट एक अपनी तरफ से कहानी में ट्विस्ट डाल देता हूँ, इसे थीटा 1 कर देता हूँ, इसे थीटा 2 कर देता हूँ। रिमेंबर, एक ये दोनों एंगल एक बेस लाइन, एक रेफरेंस लाइन से तो अपोजिट वे में मेजर किए जा रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पॉजिटिव होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये नेगेटिव होगा। चॉइस इज आवर्स, क्योंकि ये डायग्राम ऐसे है, अगर ये डायग्राम ये पॉइंट इधर पीछे इधर दूसरे साइड होता है इसके, तब तो इनका साइन, तो एक्चुअली जो इनका साइन रखना है ये टोटली हम पे डिपेंड करता है, हम कौन सा साइन रखना चाहते हैं। तो मैं हैबिचुअली इसे नेगेटिव रखता हूँ। इट डजंट मीन कि ये नेगेटिव ही होगा, बट अगर ये पॉजिटिव दिया तो इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और इसे नेगेटिव लोगे तो इसे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ऐसा कोई बहुत ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ही लेना है, लेकिन आगे आप देखोगे कि इससे हमें काफ़ी मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है। ओके, तो बस अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रख देते हैं, माइनस थीटा 2 टू थीटा 1 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और मैं डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, तो इस साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो साइन माइनस थीटा 2 हो जाएगा, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, एक माइनस वहाँ पे था तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा 2। तो इस तरीके से आपका ये, और ये जो कंपोनेंट है यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है। वाई वाला तो कैंसिल हो गया सिमेट्री के केस में। अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक के लिए आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आएगा, एक तो जी की जगह के रख देंगे विच इज 1/4πε0, और लैम्डा जस्ट मीनिंग चेंज हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जी की जगह 1/4πε0 आ जाएगा, लिख देते हैं पूरा, वैसे मैं के लिखना पसंद करता हूँ। लैम्डा, वेयर दिस लैम्डा फॉर ग्रेविटेशन, दिस लैम्डा इज मास बाय लेंथ, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज q by length, और dq by dy whatever, लैम्डा बाय x, और बाकी सब वैसे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कई बार कह दिया जाता है कि एक एंड ऐसे है तो अब यहाँ थीटा बन जाएगा, दूसरा थीटा 0 हो जाएगा। कई बार ये कह दिया जाता है कि इनफाइनाइट एंड है तो
एक 0 बन जाता है, दूसरा 90 डिग्री बन जाता है। ये भी कह दिया जाता है कि ये पूरा ही इनफाइनाइट लेंथ का है। खैर उसके लिए तो हमारे पास दूसरे डेरिवेशन है, लेकिन इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है, तो दोनों के दोनों 90 डिग्री बन जाते हैं। तो देयर आर सो मैनी आउटकम्स फ्रॉम दिस सिंगल फॉर्मूला। पहली चीज़ तो सिर्फ उतनी मेहनत, आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उतनी मेहनत हमने एक के लिए कर दी और उससे कितने सारे रिजल्ट्स हम हमें निकल सकते हैं। एक तो मेन चीज़ ये है कि ग्रेविटेशन के लिए जो जो आप फॉर्मूले डिराइव करेंगे फील्ड्स पे बेस्ड, वही सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं है। तो इस टाइप से आप इन्हें निकाल सकते हो। देन कम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पोटेंशियल। अब पोटेंशियल और फील्ड दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब किस तरीके से रिलेटेड हैं, तो पहले एक ऑर्डिनरी स्कूल लेवल पे हम बता देते हैं। तो स्कूल लेवल के बेसिस पे अगर हम देखें तो इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स में आप इसे ऐसे भी देखोगे, E इक्वल टू माइनस डेल्टा V। ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स यहाँ पे आ जाती है। कुछ क्वेश्चंस बहुत कम कॉम्पिटिटिव लेवल में इस पे बेस्ड आए हैं, बट अगर ये पता रहे तो काफ़ी हैंडी टूल होता है। सिर्फ ये फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड नहीं, बल्कि हमारे वर्क एनर्जी पावर, उन पे भी कई बार ऐसा ये जो फॉर्म है ये काफ़ी हैंडी हो जाता है, काफ़ी ईजी हो जाता है इसे सॉल्व करना। तो रिमेंबर दिस। मैं भूल गया, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और हम इसका मॉड भी ले सकते हैं। ये एक वेक्टर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे एक जनरल फॉर्म में शो कर रहा हूँ, बट हियर इट्स अ वेक्टर बिकॉज दिस डेल्टा इज अ वेक्टर। ये हो जाता है डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ वी आई कैप प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड के कैप। एज आई टोल्ड यू, ये कुछ केसेस में आया है कॉम्पिटिटिव लेवल में। तो इसमें क्वेश्चन इस टाइप का था कि v इज सम 2x स्क्वायर y प्लस 3xz प्लस z, ऐसा कुछ दे रखा था और फिर फाइंड करने के लिए कह रखा था कि वहाँ पे फील्ड कैसा है, समथिंग लाइक दैट। श्योर, लेकिन कुछ ऐसा ही था, आई कैप जे कैप एंड के कैप, समथिंग लाइक दिस। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें पता है कि सॉरी आई कैप जी कैप के कैप तो बाद में आएंगे, हाँ इट वॉज जेड ऑर्डर। तो आई कैप जे कैप के कैप क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा उसके बाद। तो जब हम ई निकालेंगे और ये अलग टाइप का डिफ्रेंशिएशन दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ जो यहाँ पे वेरिएबल है उसे वेरिएबल समझना है, बाकी किसी को वेरिएबल नहीं समझना। तो ये वाला पहले डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इनफैक्ट एक्स वाला है तो 2y को बाहर ले लेंगे ऐसे, और साथ में आई कैप लग जाएगा। तो वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और हमें ये जब हम देखते हैं कि पोटेंशियल का जब ग्रेडियंट निकाला जाता है तो एक वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल स्केलर है, उसका ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे आया, तो उसके पीछे की मैथमेटिक्स ये रही है एक्चुअल में, जो कि शो नहीं की जाती है, लेकिन एक्चुअल रीज़न ये है।
ऐसे ही इसे करेंगे तो यहाँ डी वाई, तो x और z है, इन दोनों को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन से 0 आ जाएगा, मैं उसमें कुछ कर भी नहीं रहा। और फिर तीसरा z बचता है प्लस डेल्टा z बाई डेल्टा z के कैप, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा 2y 4 हो जाएगा 4yx आई कैप प्लस के। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी आए हैं, जो इतना नहीं होगा तो इससे सिमिलर होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड लाइक दिस एंड मोस्टली, वैसे तो यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली इनफाइनाइट टू होता है, अदरवाइज केस टू केस इट चेंजेस। तो दिस इज हाउ फील्ड्स एंड पोटेंशियल वेरीज। और बहुत से केसेस में जहाँ पे हमें ऐसे पोटेंशियल दे रखा होगा, फील्ड निकालने के लिए आ रखा होगा, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस। इनफैक्ट ये सेपरेटली अगर एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस का हमें फील्ड दे रखा है तो ये इस टाइप से आ जाएगा डी बाई डी एक्स। एंड ऑफ कोर्स हम अगर वो वेक्टर फॉर्म में पूछा होगा तो हम वैसे निकाल लेंगे। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि, और यही चीज़ न केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में बल्कि ग्रेविटेशनल फील्ड में भी काम करेगी। द डिफरेंस इज, ओनली द डिफरेंस इज, अगर नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो तो एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फील्ड के जैसा हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए केवल साइन अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की ओर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज के उसकी तरफ आएगा। तो इतना डिफरेंस है। तो दिस इज जस्ट द बेसिक आइडिया। और आप कुछ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो एक बार से भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और भी फील्ड्स एंड पोटेंशियल के बेस्ड कुछ डेरिवेशन और कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने लेके आएंगे।